किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शकों को घणो घणो स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, ज्यां के आप सगला जानो कि हर बार आप अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ भी। आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। ज्यां के आप सगला जानो कि हर क्षेत्र में नित नया नवाचार हो रहा है। भी अपनी खेती बाड़ी में भी कुछ ना कुछ नया नया नवाचार होता ही रहा है। और अभी की अगर बात करा तो आप ज़्यादातर देख सका कि प्लास्टिक कल्चर है वो ज़्यादा अभी खेती बाड़ी में किसान भाई अपना रहा है। तो प्लास्टिक कल्चर काई है, की तरीकों को उपयोग हो रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में उपयोग हो रहा है और किया इको लाभ अपना किसान भाई ले रहा है, आज सब पे आज आप जानकारी लेवांगा। तो आज अपनो विषय रहोगो प्लास्टिक कल्चर ने बदली किसानों की दुनिया। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए अपने साथ पधारा है डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी। आप हरित गृह विशेषज्ञ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ आप पधारा है डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद यादव जी। आप सूक्ष्म सिंचाई विशेषज्ञ है, तो आपको भी घणो घणो स्वागत है यादव जी। जी शुक्रिया। तो स्वयं पहला तो डॉक्टर राजेश हूँ आप जानना चाहूँगा कि जिया आप नाम ले रहा प्लास्टिक कल्चर, तो स्वयं पहला तो इक बारे में ही सही जानकारी ले लेवा कि आखिरकार वो है कहीं प्लास्टिक कल्चर और इक कई कारण है जो इन्हें खेती में आप इन्हें उपयोग में ले रहा। किसान भाइयों, पिछले कुछ दशकों में प्लास्टिक का उपयोग खेती में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके पीछे कारण रहा है इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि हल्का होना, लचीलापन होना, इसमें लोहे या धातु की अपेक्षा सस्ता होना और रिसाइकल भी किया जा सकता है इसको। और जो द्रव्य पदार्थ है या फिर गैसीय पदार्थ है इसको उसके भंडारण में इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये सब को देखते हुए कृषि भी इससे अछूता नहीं रहा है और बढ़ चढ़कर जो कृषि में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है इसी को हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज जलवायु परिवर्तन का दौर है और लोगों को वर्ष भर एक ही प्रकार की सब्जियां खाने की आदत हो गई है। कोई टमाटर वर्ष भर खाना चाहता है, कोई धनिया वर्ष भर खाना चाहता है। तो ऐसे में ये ज़रूरत हो जाती है कि कुछ संरक्षित संरचनाएं बनाई जाए और उसमें वर्ष भर खेती की जा सके। बिल्कुल आप जहाँ बिल्कुल एक जहाँ टाइम हो तो पहले के भी गाजर को सीजन है, जल्दी गाजर मिलेगी है ना, हर चीज़ को सीजन होया करते हो का आ चीज़ तो अपन ही सीजन मिलेगी। लेकिन अभार को जो टाइम आप देख रहे हैं कि अपन पूरे साल हर चीज़ उपलब्ध हो रही है, जिन जो पसंद है वो पूरी साल भी ना खा सके। तो की तरीके से वो काम हो रहा है वो आज आप प्लास्टिक हारी जी दुनिया है एक अंदर आप जानेंगे कि खेती में को क्या इस्तेमाल हो रहा है। एक अगर बात करें क्योंकि खेती के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र हुए हैं, तो कौन कौन सा क्षेत्र में अभी प्लास्टिक वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? किसान भाइयों, खास तौर से पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारी नवीन तकनीक आई है जिसको कि हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं और उसकी वजह से प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। वहीं संरक्षित खेती भी चलन में आई है और उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है। और ये दोनों तकनीकों ने मिलकर एक महाक्रांति ला दी है कृषि के क्षेत्र में, जिसको कि हम प्लास्टिक कल्चर कहते हैं।
जी, तो सूक्ष्म सिंचाई का साधन की भी अठे बात हुई, तो आपने सागर डॉक्टर रघुनाथ जी भी है जो सूक्ष्म सिंचाई का विशेषज्ञ है, तो आप और थोड़ा सो विस्तार में इसके बारे में जाना। एक तो सूक्ष्म सिंचाई काई है इसके बारे में जाना, और आपने जो प्रदेश है राजस्थान, तो बी की अगर परिप्रेक्ष्य में देखा तो सूक्ष्म सिंचाई कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा, और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसको हर आदमी को जानना ज़रूरी है। जैसा आपने पूछा कि राजस्थान प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या ज़रूरत है। राजस्थान प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसमें हमारे यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, जिसकी विशेषताएं हैं कि वो बलुई मिट्टी होती है, पानी धारण करने की क्षमता कम होती है। हमारे यहाँ करीबन 182 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती होती है, उसका करीब 50% हमारा सिंचित क्षेत्र से संपन्न है। लेकिन वो सिंचित क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं परंपरागत तरीके से खुला पानी देके करना, तो ऐसे बलुई क्षेत्र वाली मिट्टियों में पानी को देते हैं तो पानी की उतनी क्षमता या उपयोग नहीं हो पाता है, और खेती को या फसल के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे पानी का बहुतायत उपयोग होता है। तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ जो है, जिसको हम लोग फव्वारा पद्धति कह देते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहती हैं, रेन गन्स होती हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, इस तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए ये काम में आती हैं। तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में जो प्लास्टिक का प्रयोग की हम लोग बात करते हैं, तो पहले जब आपके 1970 या 1970 के दशक में जब ये फव्वारा पद्धति की शुरुआत हुई थी, तो अब हम लोग एल्युमिनियम के पाइप यूज किया करते थे, उसका उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आता गया, उसकी जैसे उसको संचालन करने में या उसको एक दूसरी जगह ले जाने में उसमें समस्या आती थी। तो प्लास्टिक, जैसा डॉक्टर राजेश ने बताया, हल्का होता है और उसको कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और आराम से उसको कहीं भी थोड़ा बहुत मोड़ना है, करना है तो किसान आराम से कर सकता था। यही व्यवस्थाएं, यही उसकी खूबियाँ, इसका जो प्रचलन है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और आज हम लोग, चाहे वो सब्जियों की खेती हो, चाहे बागवानी की खेती हो, चाहे सूक्ष्म हमारे जो पॉली हाउस या संरक्षित खेती की बात करते हों, या दूसरे जो फसलें जो आम तौर पे हम लोग जो सरसों गेहूँ चलाते हैं, उगाते हैं, उनकी बात हो, हर प्रकार के फसल चक्र के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। और ये व्यवस्थाएं ही ऐसा एक चमत्कार कर दिया, जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया, चाहे वो हरित गृह के प्रणालियाँ हो, संरक्षित खेती हो, चाहे हमारी सब्जी बाड़ी की खेती हो, चाहे हमारे बागवानी की हो, हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वही, जैसे मैंने बताया, हमारे 50% तक की जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बढ़ा दी। पहले हमारे आज के 15-20 साल पहले ये सिर्फ 30-35% ही हमारा ऐसा एरिया था जिसमें सिंचाई की व्यवस्था थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन या नवाचार करने के बाद में आज बहुत बहुतायत तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, राजस्थान प्रदेश इस तकनीक को इस्तेमाल करने में अग्रणी प्रदेशों में आता है हमारे देश में। और इसके साथ साथ में इसके और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नए नवाचार कर रहे हैं, जिसमें ऑटोमेशन, यानी कि किसान रात को फसल पानी देता है, लेकिन उसको बार बार उसके वॉल चेंज करना पड़ता है, शिफ्ट को चेंज करना पड़ता है। तो वो शिफ्ट चेंज करने के लिए उसको जाना पड़ता है। उस अभी ऑटोमेशन के इस्तेमाल से फिर उसमें भी प्लास्टिक के वॉल्स लगे हुए हैं, वायर हैं, कंट्रोलर हैं, वो उसको ऐसी विधा देते हैं कि वो आराम से अपना कंट्रोलर में जो भी प्रोग्राम फीड करके दे देंगे, ऑटोमेटिकली उतनी ही सिंचाई करके छोड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है राजस्थान प्रदेश के लिए। जी, अगर पहले के टाइम में देखा, जब आप प्लास्टिक को तो उपयोग को नहीं हो रहे हो खेती का मायने, और लोहो या लकड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हो, तो बी की तुलना में अभी लागत में भी बात करा अगर खेती बाड़ी में, तो किसान भाइयों ने कितना लाभ हो रहे हो इससे? लागत, अगर हम लोग लकड़ी या उस धातु की बात करते हैं, खास तौर से जैसे अपन ये पहले बात ले, जो फव्वारा सिंचाई पद्धति 70 के दशक में जब आया था, एल्युमिनियम पाइप के माध्यम से आया था, और एल्युमिनियम का आज वो कॉस्ट करते हैं तो उसका तो ये समझो कि 10वां या 15वां सही हम लोग उसकी लागत आ रही है। बाकी इतना बचत हो गई है, और इसी की वजह से, और दूसरा
थोड़ी देर बाद में जैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है 10 साल 5 साल, उसके बाद में रिसाइकिल हो जाता है। तो किसान उसको फैक्ट्री जहाँ से बनता है वहाँ देख के नया अपना सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो क्या होता है कि उसकी जो पुनरावृत्ति लागत है या उसकी जो दोबारा खरीदने की लागत है वो और कम होती जाती है। जी, तो आप सूक्ष्म सिंचाई की तो आप बात करिए और क्या भी में प्लास्टिक को इस्तेमाल हो रहे वो भी आप जान रहे हैं कि साथ साथ डॉक्टर रघुनाथ जी जहाँ की अभी बात करी या संरक्षित खेती की भी बात करी, तो आप डॉक्टर साहब वो जानना चाहूँगा कि असंरक्षित खेती की तरीके की हो और प्लास्टिक को इस्तेमाल इनमें कटे कटे हो रहे हैं। किसान भाइयों, संरक्षित खेती एक तरह की आधुनिक और वैज्ञानिक तौर पे की जाने वाली खेती है, जिसमें कि हम कुछ कृत्रिम संरचनाएं बनाते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं और उनसे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं। और विपरीत जो परिस्थितियाँ होती है, जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, बरसात, उससे हम अपने पौधों का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं। और इसमें जो कृत्रिम ढांचे बनाए जाते हैं, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, वॉकिंग टनल हो गई, लो टनल हो गई, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं और इसके अंदर हम खेती कर सकते हैं। फूलों की खेती होती है, कट फ्लावर की खेती, जैसे डच गुलाब लगाए जा सकते हैं, जरबेरा हमारे प्रदेश में लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेमौसमी सब्जियों की, तो बेल वाले टमाटर लगाए जा सकते हैं और बीज रहित खीरा। और इसके अलावा हम लोग आजकल ज़्यादातर किसान भाई तो इसमें टमाटर की खेती भी कर रहे हैं। टमाटर के साथ साथ रंगीन शिमला मिर्ची, जिसकी बात मैं करना चाहूँगा, हरे रंग की, लाल रंग की, बैंगनी कलर की, नारंगी कलर की, और ये प्रकार की जो जामुनी कलर की, ये सब चीज़ें हो रही हैं इसमें। और बाज़ार में जो फास्ट फूड है उसमें ज़्यादा इसकी अच्छी खासी मांग है और लोग इसको दिल्ली के मार्केट में और जयपुर के मार्केट में भी बेच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी, तो मतलब नई नई तरीका की सब्जियां भी आपने देखना और खाने के लिए मिल रही है ये तरीका। और एक आपा देखा कि पॉली हाउस को एक नाम आवे, तो पॉली हाउस को उपयोग है बी के अंदर जो पॉली फिल्म यूज होवे बी बाकी तरीके की होवे कहीं को है। किसान भाइयों, एक संरक्षित संरचना है पॉली हाउस। पॉली हाउस का मतलब होता है लोहे की पाइपों से, आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो लोहे की पाइपों से बना एक ऐसा ढांचा जो कि एक पारदर्शी आवरण से ढका जाता है। जो कि अगर पारदर्शी आवरण अगर पॉलीथीन है तो नामकरण हो जाता है पॉली हाउस। और उसके अंदर हम पौधे लगाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में और उनको अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को हम कंट्रोल करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता है उसको कंट्रोल करते हैं, वायु का आवागमन उसमें नियंत्रित किया जाता है, CO2 का लेवल उसमें नियंत्रित करते हैं और प्रकाश की तीव्रता, इन सब चीज़ों को हम नियंत्रित करके उसमें उच्च गुणवत्ता का उत्पाद और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं। और इसमें प्लास्टिक की जो फिल्म है इसका अहम रोल होता है और इसमें कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं। आमतौर पर जो आजकल जो पॉलीफिल्म काम में ली जा रही है वो 5 लेयर 7 लेयर वाली पॉलीफिल्म है और इसमें इनकी जो मोटाई होती है ये 180 से 200 माइक्रोन वाली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें एंटी सल्फर का गुण भी होता है। एंटी सल्फर मतलब कुछ किसान भाई जब पॉलीथीन काम में लेते हैं तो उसमें थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है, तो वो पीलापन होता है, निकल क्वेंचर नामक एक उसमें पदार्थ डाला जाता है। और गंधक ही प्लास्टिक का सबसे बड़ा दुश्मन है और खेती में हम लोगों को कई बार गंधक का उपयोग करना पड़ता है, तो वो गंधक रोधी जो है एंटी सल्फर फिल्म का उपयोग इसलिए किया जाता है। इसके अलावा एंटी ड्रिप, एंटी डस्ट, ये चीज़ें हैं, इनका भी विशेषता इसमें पाई जाती है। और आजकल जो राजस्थान के अंदर फिल्म हम काम में ले रहे हैं वो है UV स्टेबलाइज्ड और IR कूलिंग। UV स्टेबलाइज्ड का मतलब हो गया पैराबैंगनी किरणों को या तो ये अवशोषित कर लेती है या फिर उसको परावर्तित कर देती है। और ऐसे ही एक किरण होती है जिसको IR बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। प्रकाश को अगर हम बांटे तो 3 भागों में उसका विभाजन कर सकते हैं। एक होता है UV रेज, पैराबैंगनी किरणें, और दूसरा होता है आपका विजिबल लाइट जिसमें हम देख सकते हैं, और तीसरा होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है वो तापमान बढ़ाने वाली होती है और हमारे राजस्थान, हमारे प्रदेश के अंदर तापमान गर्मियों में 48 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में IR कूलिंग फिल्म अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं तो हमारे अंदर जो तापमान है उसको 2 से 3 डिग्री तक हम काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। तो ये सारा गुण जो पाया जाता है ये प्लास्टिक का ही कमाल है, विशेष प्रकार की इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करके। तो पॉली हाउस को आप इस्तेमाल कोई खास विशेष फसल के अंदर ही कर रहे हैं? कौन कौन सी फसल के अंदर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकें? बेमौसमी सब्जियां इसमें लगाई जा सकती हैं। आमतौर पर प्रदेश के लोग जो हैं वो बेल वाले टमाटर लगा रहे हैं और उनसे अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। और इसके अलावा बीज रहित खीरा इसमें लगाया जाता है और रंगीन शिमला मिर्ची जो मैंने पूर्व में आपको बताया। इसके अलावा जो शहर के नज़दीक हैं, जो जयपुर शहर के नज़दीक हैं या हमारे दिल्ली शहर के नज़दीक है, तो वहाँ पे लोग एक्जोटिक सब्जियां भी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, लेटुस लगा सकते हैं, रेड कैबेज लगा सकते हैं और पार्सले लगा सकते हैं, जुकनी लगा सकते हैं। जुकनी हरे रंग की भी होती है, पीले रंग की भी होती है
उस तरीके से इसका पैदावार लेकर वो बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल फास्ट फूड में इसका काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है और किसान भाइयों को अच्छा खासा भाव भी मिलता है। पर यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले मार्केट देखें, बाज़ार देखें और उसके पश्चात ही आप उसमें तय करें कि आपको क्या लगाना है। जी बिल्कुल। मैं इसमें डॉक्टर साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा। जी फसल कोई भी लगा सकते हैं हरित गृह में, जो भी हमारे ढांचे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें ये देखा जाए जो लागत लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले हमको आमदनी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हाई वैल्यू क्रॉप ही ज़्यादा हम लोग उसमें उगाते हैं, और वो जितनी फसलें जिसमें आमदनी हमको अच्छी है वो सब लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इस संरक्षित खेती का सबसे बड़ा ज़्यादातर कहो जाएगा कि व्यावसायिक जी की फसला है जिस आप ज़्यादा अपना किसान भाई फायदो ले सके है, इसी फसलों के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करा तो ज़्यादा बढ़िया जी। और इसके साथ ही आप बहुत सारा नाम लिया है डॉक्टर साहब, जी हाँ, वॉकिंग टनल की बात करी ही और एक लो टनल की बात करी, तो आप सबके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा, कहीं है सब किसान भाइयों। वॉकिंग टनल जो है ये एक तरह का ग्रीन हाउस का ही प्रकार है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि पॉली हाउस का ही एक प्रकार है, जिसमें कि आप खड़े होके खेती करवा सकते हैं। और एक लो टनल होती है जिसकी जो हाइट होती है वो एक लो टनल, जैसे लो से मतलब छोटी और टनल का मतलब है सुरंगनुमा ढांचा, तो ये इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 1 से 1.2 मीटर की हाइट होती है। और इसमें क्या करते हैं, उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लेटरल्स बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर अगर मुझे सर्दियों में इसका उपयोग करना है, खासतौर से सर्दियों में ही इसका उपयोग होता है, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप ये लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप जो फसल है बेल वाली चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि आप छप्पन टिंडा लगा सकते हैं, खाली टिंडा जो होता है वो लगा सकते हैं, उसके अलावा मिर्ची लगा सकते हैं, और जो तरबूज खरबूजा ये भी इसमें लगाए जाते हैं। और ऊपर से इसको एक पारदर्शी आवरण से ढक दिया जाता है, जिसको कि हम क्रॉप कवर कहते हैं। क्रॉप कवर जो आमतौर पे 50 माइक्रोन वाला होता है, और इस पर कुछ हम सुरंग नुमा ढांचा बनाने के लिए कुछ पाइपों का इस्तेमाल करते हैं और या तारों का इस्तेमाल करते हैं। उस तार को बेंड करते हैं अर्ध चंद्राकार आकार में, और लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे इसको लगाया जाता है, और उसके ऊपर फिर हम ये क्रॉप कवर लगा देते हैं और उसके अंदर फिर खेती करते हैं। और इस तरीके से ये लो टनल आजकल प्रचलन में है और प्रदेश में काफ़ी किसान भाई इसका फायदा भी ले रहे हैं। जी, तो वॉकिंग टनल लो टनल की बात हो रही, तो हमें पानी देने को कई तरीके होगा भी, वो भी तो जाना कई तरीके, क्योंकि मानते हैं अलग सब कुछ कवर कर दियो थेल आपा ने, अगर भाई नॉर्मल जो आदमी है अगर वो यहाँ चलो जावे देखे कि भाई पॉलीथीन सी लागेड़ी है सगला तो पौधा ढकेड़ा है, अब पानी क्या जाओगे एक महीने तो वो भी जान ले। सबसे अच्छा सवाल, जो पानी की व्यवस्था है, जैसे हमने बात की कि हम सूक्ष्म सिंचाई जितने भी संयंत्र हैं या विधियां हैं, खास तौर से इसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो उठी हुई क्यारी बनाती हैं उस क्यारी पे हमने पौधों का रोपाई करते हैं, और उसी के साथ में सूक्ष्म सिंचाई की पाइप की नलियाँ या उसको ड्रिप लाइन बोलते हैं, उस ड्रिप लाइन को बिछा दिया जाता है। उस ड्रिप लाइन के माध्यम से ही खेत में पानी जाता है, हर पौधे को जितनी मात्रा में चाहिए वैसा होता है। दूसरा सवाल पूछा कि ये वॉकिंग टनल है या जो लो टनल है या हमारा दूसरा जो पॉली हाउस है, इनमें चूंकि हमने उसको आवरण को ढक दिया है तो बाहरी मौसम से उसको हमने बचा लिया, चाहे वो तेज गर्मी थी या हल्की सर्दी थी, जो भी था, अंदर का जो पानी की जरूरत है वो कम हो जाती है फिर, और नपी तुली मात्रा में पानी देना होता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का एक नलकी आती है जिसको ड्रिप लाइन हम लोग बोलते हैं, उस पीसी ड्रिप लाइन या पीसीएनडी ड्रिप लाइन जो यूज करते हैं। पीसीएनडी का मतलब होता है प्रेशर कॉम्पनसेटेड नॉन ड्रेन, यानी कि वो एक साथ चलेंगे, सारे ड्रिपर में पानी आना शुरू होगा, और जब आप सिस्टम बंद कर रहे हैं तो एक साथ ही सारे बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सारे पौधों को एक साथ ही पानी मिला और एक साथ ही बंद हो गया। जो पानी पाइपलाइन में रहता है ना वो रिश्ता नहीं है। तो अगली बार सिंचाई जब करोगे तो बराबर मात्रा में पानी जाएगा, तो ज़्यादा पानी से होने वाली बीमारी उन पौधों में नहीं आ पाती है। तो ये एक विशेष प्रकार की उसकी सिंचाई की व्यवस्था का एक ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब अगर कोई फसल ने कम पानी चाहिए और बिना पर ज़्यादा पानी दे दिया तो वो भी नुकसानदेह उसके है, और चूंकि हमने उसको संरक्षित कर रखा है तो वो उसकी जो मॉइस्चर है, उसकी जो नमी है वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो अंदर ही रहेगी। ज़्यादा नमी की वजह से कई प्रकार के रोग व्याधियाँ आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उनको बुलावा दे देते हैं। तो ऐसी खास तौर से संरक्षित खेती में हमको कंट्रोल्ड तरीके या नियंत्रित तरीके के
जो ड्रिप लाइन है उसका इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। और इसके साथ जानना चाहूँगा, एक प्लास्टिक मल्च की बात हो या फिर क्रॉप कवर की भी बात हो, तो वो कहीं है और इसकी उपयोगिता कहीं है? जैसे कि हमारे प्रदेश में हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो पहला शब्द यही आता है कि पानी की कमी। जी। और पानी की कमी में को देखते हुए हमारा पहला उद्देश्य भी यही होता है कि पानी का संरक्षण किया जाए। और इसके लिए हम लोग प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मल्च उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उसके ऊपर लेटल्स जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बिछाई जाती हैं। उसके पश्चात उसके ऊपर एक प्लास्टिक की झिल्ली उस पर या फिल्म बिछा दी जाती है जो कि लगभग 25 से 30 माइक्रोन की होती है। और इसके अंदर पूर्व में ही छेद निकले हुए आते हैं कंपनी से, या फिर आप जितनी दूरी पे अपने पौधे लगाना चाहते हैं उसके इस आधार पे आप छेद कर सकते हैं और उसके बाद में उस पर पौधरोपण किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, पानी की बचत हो रही है, वाष्पीकरण नहीं होता है। दूसरा इसका क्या होता है कि ज़्यादातर किसान भाइयों का समय जो है वो खरपतवार निकालने में व्यर्थ हो जाता है और इसकी वजह से खरपतवार उग नहीं पाते हैं और फिर जो कीटों का प्रकोप है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है या ना के बराबर होता है। और इसमें इस विशेष प्रकार की पॉलीफिल्म आजकल काम में आ रही है जो मल्च में इस्तेमाल की जा रही है। एक तरफ काली होती है और एक तरफ सिल्वर कलर की होती है, चांदी कलर की होती है। और चांदी कलर है वो आसमान की तरफ रखा जाता है और काला वाला जो रंग होता है वो मिट्टी की तरफ रखा जाता है। अच्छा। और जिससे क्या होता है, तेज धूप पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन पत्तों के नीचे पड़ता है जिससे कीट जो है वहाँ पे अपना घर नहीं बना पाते, रुक नहीं पाते। तो ये एक और एडिशनल इसके साथ में ये जो डॉक्टर साहब ने जो रंग बताया है, एक काला रंग होता है और एक सिल्वर कलर होता है। तो गर्मी के टाइम में सिल्वर कलर को ऊपर रखना है, सर्दी के टाइम में अगर उसी को इस्तेमाल करें तो काला वाला कलर ऊपर रखना होता है। एक्चुअली ये टेम्परेचर कंट्रोल में या तापमान कंट्रोल में भी काम करता है। जैसे सर्दियों के दिनों में काला रंग हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित करके, और नीचे जो जड़ों के तापमान है, मिट्टी का तापमान बनाए रखता है। तो सर्दियों के दिनों में अच्छे से मिट्टी में जो जड़ें हैं वो पानी का खुराक का अवशोषण कर पाती है, इसीलिए पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है, बढ़ पाता है। मतलब रंग को भी अपनो अलग महत्व रहोगो जी। एक आप जब देख रहे हैं कि भैया एक तरह से नई चीज़ अपने किसान भाइयों के सामने आई है, तो सरकार भी कोई प्रयास कर रही है कि भी ये चीज़ ने और बढ़ावा देने के लिए, और किसान भाइयों ने कोई सब्सिडी जिसी कोई चीज़ मुहैया करवाई जा रही है सरकार की तरफ? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने विशेषकर ध्यान दिया है, क्योंकि हमारी जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं राजस्थान प्रदेश की, उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की बात करें तो 1970 के दशक से हमारे यहाँ प्रयास चल रहे हैं, और 1995-96 से तो मिशन मोड के रूप में हमारे यहाँ इन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और साल में करीबन 2.5-3 लाख हेक्टेयर एरिया सालाना कवर किया जा रहा है। अब तक करीबन 25 लाख हेक्टेयर एरिया सरकारी अनुदान के माध्यम से कवर हो चुका है। कुछ 7-8 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा भी है जो किसान खुद खरीद के अपने यहाँ लगा लिया है। दूसरा चीज़, जो प्लास्टिक फिल्म हो चाहे लो टनल हो, ये सब के लिए भी सरकार अपने यहाँ अनुदान की व्यवस्था की है। तो अनुदान के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कोई 50% है, कोई 70% है, कोई 75% है। जिस तरह की तकनीक है वो किसानों को मुहैया करा जाती है, और साधारण तरीके से कोई भी किसान अपना आवेदन देके और उसकी जो अनुदान की प्राप्त कर सकता है। जी। तो अनुदान शायद ऑनलाइन की प्रक्रिया रहेगी, कई तरीके से रहेगी? हाँ, राज किसान साथी पोर्टल करके एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे किसान अपना जन आधार डाल के, मोबाइल नंबर डाल के अपना आवेदन दे सकता है। जो कैटेगरी जिस, चाहे वो लो टनल के लिए हो, चाहे वो पोली हाउस के लिए हो जा रहा हो, चाहे वो मल्च के लिए हो, या चाहे आपकी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए, वो अपना आवेदन दे के, और आवेदन उस जिले में चला जाता है और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो बहुत ही साधारण व्यवस्था कर रखी है और बहुत ही फ्रेंडली है कि कोई भी किसान अपने आप से कर सकता है। प्लास्टिक कल्चर में देखो अलग अलग तरीके से आप तरीका अपना रहे हैं खेती के अंदर, तो हाँ सब तरीका भी नया है अपने किसान भाइयों के लिए। तो बने एक अच्छे से जानकारी देने के लिए या बन समझाने के लिए किस तरीकों में करेगा, तो कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है? बिल्कुल, बहुत सही कहा, क्योंकि कोई भी नई चीज़, नवाचार, नई तकनीक आती तो तब तक उसको सिखाएंगे नहीं तो किसान उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इस चीज़ का उदाहरण भी सामने आ रहा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन बहुत बार किसान क्या होता है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस्तेमाल का मतलब
कितना पानी देना था पौधे को, कितनी ज़रूरत है, तो ये किसान को पता ही नहीं है ज़रूरत कितनी है। तो वो तो जैसे पहले अपना परंपरागत तरीके से पानी भर भर के देता था खेत में, वैसे ही जब तक वो उसको पूरा पानी फैलता हुआ नज़र नहीं आता है तब तक वो सिंचाई करता जाता है, जबकि वो सही नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बताने के लिए राजस्थान सरकार अपने स्तर पे बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करती है। अपने यहाँ दुर्गापुरा में एक सियाम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके एक संस्था है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की, आत्मा द्वारा ट्रेनिंग किया जाता है। एक IHRTC करके हैं, ऐसे एक हमारा कोटा में एक प्रशिक्षण स्थल है। तो राज्य भर में चाहे वो हमारी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो, या डिप्टी ऑफिस जो हमारे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के हैं, उनका मैंडेट है कि वो किसानों को अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग तकनीकों के ऊपर सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। जी, प्लास्टिक कल्चर में ज़्यादातर प्लास्टिक की कोई इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस समय आप देखा कि हवा, पानी और मिट्टी के अंदर ही को भाई प्लास्टिक को नुकसान नहीं हुआ, तो भी के लिए किसान भाई ने कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? देखो किसान भाइयों, जब अपन आमतौर पर ये धारणा बनी हुई है कि प्लास्टिक से नुकसान ही होता है जी, लेकिन जब हम प्लास्टिक कल्चर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताते हैं कि जो आप मल्च काम में ले रहे हैं तो उसकी मोटाई जो है वो 30 माइक्रोन की होनी चाहिए, और अगर आप उससे पतली माइक्रोन की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरा, जैसे ही आप मल्च काम में लेते हैं तो वो जो मल्च 1-2 फसल के बाद में जब खराब हो गई तो उसके पश्चात आपको उसको एकत्रित करना है। कई बार हम देखते हैं कि लोग मल्च को इकट्ठा नहीं करते, उनको लगता है कि ये बेकार की चीज़ है, सीधा ट्रैक्टर लगा देते हैं। उससे क्या है कि एक तरह से मृदा प्रदूषण हो रहा है, तो वो उसको हमें रोकना होगा। और आप इकट्ठा कीजिए, उसको रिसाइकल करने के लिए दीजिए। उससे क्या है, आपका काम हो गया, आपको जो आपका ध्येय था वो फुलफिल हो गया। उसके पश्चात आप पुनः ये प्लास्टिक रिसाइकल होकर वापस आपके पास आएगा। दूसरा, ऐसे ही पॉली हाउस की जो फिल्म है या दूसरी चीज़ें जो प्लास्टिक की चीज़ें, उनको रिसाइकल में दीजिए, और ये एक अच्छी तकनीक है, इसका लाभ उठाइए। और मैं ये कहूँगा कि पानी जो है उसको बचाया जा सकता है, और उसके लिए फार्म पॉन्ड बनाएं और उसमें पॉन्ड लाइनर का इस्तेमाल करें। पॉन्ड लाइनर आमतौर पे 500 माइक्रोन से लेकर 750 माइक्रोन या 700 माइक्रोन तक का होता है, और 400 क्यूबिक मीटर से लेकर 1200 क्यूबिक मीटर तक के आप फार्म पॉन्ड तैयार कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। तो कहने को मतलब है प्लास्टिक कल्चर अपनाकर अपना किसान भाई है जगह कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी प्राप्त कर सके और अपना ज़्यादा मुनाफो पे ले सके। तो बहुत अच्छी जानकारी आज आपने प्लास्टिक कल्चर पे दी। तो राजेश जी को और रघुनाथ जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सर। राम राम सर। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।